स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए, चूंकि इस सेशन में स्वास्थ्य को लेकर हम बात करेंगे। जाहिर है कि जब आज शिक्षा को लेकर, उद्योग को लेकर, हिमाचल के विकास को लेकर हो रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर बात करना भी लाजमी है, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा लोगों के लिए है। अब मैं चाहूंगा इस सेशन को आगे बढ़ाएं। अनुराग जी, ओवर टू यू। शांडिल जी, आपका इंडिया न्यूज़ के कार्यक्रम शिमला मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आप हिमाचल का स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं, पर उससे पहले आप जब हम बात करते हैं तो आप आर्मी बैकग्राउंड से आए थे, और आर्मी बैकग्राउंड से आने के बाद आप बिल्कुल कंप्लीटली एंटायर डिफरेंट एटमॉस्फेयर मिला राजनीति। कैसा, पहले तो ये बताइए किस तरह का आपका ये अनुभव रहा है? अनुराग जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका जो इंडिया न्यूज़ चैनल पर बात करने का मौका मिला। इट्स वेरी बहुत, मैं समझता हूँ एजुकेटिव एक्सपीरियंस फॉर मी व्हेन एवर आई हैव फैसिलिटी टू स्पीक टू यू एंड द अपॉर्चुनिटी। देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि हैविंग पार्टिसिपेटेड इन 3 wars अंडर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, हम लोग सिर्फ 6 महीने और ट्रेनिंग बाकी रहती थी जब हम लोगों को इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से ऑर्डर्स मिले कि नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड 1962 जी। 11th of December 1962 I was commissioned, so that was my first experience। और वो सचमुच में हमारे लिए एक बहुत ही एक प्रकार से जो हम पढ़ते थे अभी तक एकेडमिक सर्कल्स में, वो ग्राउंड पर देखने का अवसर मिला। उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि भाई, नॉट दैट वी कॉट देम, बट 2 प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे जिस सेक्शन में हम थे, सेकंड लेफ्टिनेंट, यू हार्डली गॉट 32 पीपल कमांड, वो हमारे लग गए, बेचारे सोए आ गए। एनीवे, बट दे बिकेम प्रिजनर ऑफ वॉर एंड वी ब्रॉट देम टू दिल्ली। जी। इसलिए कि इस छोटी सी बात से एक और अच्छी बात ये बनी कि भाई, इतनी अच्छी पलटन है जिन्होंने अच्छा काम किया है, इनको प्रेसिडेंट हाउस में जो हमारा पलटन को दिया जाता है सम्मान, बड़ा सम्मान था हम लोगों के लिए। वी वर पोस्टेड इन द प्रेसिडेंट हाउस फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। और वहीं से हम 65 वार्ड को भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, जिनके पास मेरी ड्यूटी थी, वी वर मार्च्ड आउट इनटू हुसैनीवाला सेक्टर। 1965 वार्ड वी फॉट इन दैट वेस्टर्न सेक्टर। उसके बाद तीसरा वार हमारा 1971 का था, दैट वाज इन लोंगेवाला। दैट वाज ए ग्रिम बैटल, नो डाउट, कैजुअलिटीज ऑल्सो, एंड बट दैट, ये सब अनुभव इतने अच्छे थे कि जो भी हम कुछ कर सके, 35 ईयर्स की लॉन्ग सर्विस के बाद जब भी हम आए, तो ऐसा अवसर दिया, हमें प्रदान हुआ कि हमें राजनीति में आने का अच्छा गोल्डन चांस मिला। और मैं समझता हूँ कि ऑल्दो इट वाज ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, टोटली डिफरेंट एरिया, कि जो हमने अभी तक का अनुभव आपने हासिल किया था, वो उससे एकदम डिफरेंट फील्ड में हमको जाना पड़ा। बिल्कुल। ओनली गुड थिंग वाज दैट सिंस आई एम एन इन्फेंट्री ऑफिसर, सो आई कुड वॉक। और जो हमारी तकरीबन 3 जिले की 750 पंचायतों के करीब थी, उनमें हम स्वयं जाकर धीरे धीरे, पहले 5 सालों में 13 लोकसभा, दूसरे में भी इन लोगों के आशीर्वाद से, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं कहता हूँ देवी देवताओं के और माता पिता के आशीर्वाद से भी, आई वॉज अगेन नॉमिनेटेड द पार्लियामेंट। तो 14 लोकसभा एंड तक मैंने सब पंचायतें देख ली थी, और जितना भी मुझे अनुभव मिला वो टोटली डिफरेंट था जो फौज में। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि अनुशासन और इकट्ठे काम करने का जो अनुभव होता वो हमारे आपके आगे काम आगे। अच्छा शांडिल जी, जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं हिमाचल जैसी स्टेट के लिए, क्योंकि हिमाचल में क्या है कि हिमाचल का टेरेन बहुत ज़्यादा टफ है। वहाँ पर डॉक्टर्स को पहुँचाना, दवाई पहुँचाना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत परेशानजनक करने वाली बात है। और जब हम हिमाचल की बात करते हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कहीं बिल्कुल प्लेन में है, तो कोई बिल्कुल लाहौल स्पीति में है, कई काजा में है, तो कई कहीं है, कई बीएमओज हैं, कई नर्सें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो उन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि एज फैक्टर भी कई चीज़ें हैं, कई ऐसा भी है कि आपको उन जगहों पे जाना भी पड़ता है बतौर स्वास्थ्य मंत्री। तो कैसे ये चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हैं? ये भी बड़ा ही दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण
मैं समझता हूँ काम है जो कि किसी भी स्वास्थ्य मंत्री को या किसी भी जिम्मेवार आदमी को स्वास्थ्य में करना जरूरी है। ये ठीक कहा आपने कि हमारा क्षेत्र भी ऐसा है जिससे चैलेंजिंग, मतलब रियली पोजेज चैलेंज एवरीवेयर, चाहे ये लाहौल स्पीति का हो, चाहे वो हमारे किन्नौर का हो, चाहे कोई और दुर्गम क्षेत्र जो हमारे हैं। ये वहाँ पहुँचाना ही पहले किसी डॉक्टर को पहली चुनौती तो वही है। इसलिए हम लोग इनफैक्ट ये प्रयास करते हैं कि जिन डॉक्टरों को हम वहाँ भेजते हैं उनकी सेवाओं के आधार पर थोड़े कम समय में उनको ले आओ, दूसरे आदमी को तैयार करो। और सच्ची बात तो ये है कि वहाँ जाना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपका, मैंने लाहौल स्पीति से ही शुरू किया था ऑलमोस्ट 3.5 years बैक, और मैंने पाया कि सचमुच वहाँ के क्षेत्रों में बड़े कई जगह तो एक ही आदमी होता था जो कि फार्मासिस्ट हो या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसका, वही डॉक्टर था, वही नर्स थी, वही सब, ऐसा भी रहा। तो बहुत सी कमी थी हमारे पास मैन पावर की, नो डाउट। और उसको धीरे 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 माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो पहुंच है, मैं समझता हूं जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनका फोकस है, उनकी एक प्रकार से बहुत अच्छी सोच है फॉर स्वास्थ्य के, और खासकर जो हमारे दूर के क्षेत्र हैं। हम ये समझते हैं कि जो चीज़ें स्वास्थ्य में उन्होंने सोची और जो करने का हमें निर्देश दिया है वो अपने में एक इतिहास बना है, नो डाउट दैट आई विल टेल यू इन डिटेल ऑल्सो। और किस प्रकार से हम उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, इवन टुडे वी आर फेसिंग। परंतु जैसे मैंने आपको कहा कि हमें बताना पड़ता, मैनेजमेंट करनी पड़ती है किस प्रकार से सब जगह डॉक्टर पूरे, ऑलमोस्ट 35% मैन पावर वी स्टार्टेड एंड टुडे इट इज़ अराउंड 80। वी आर गोइंग फॉरवर्ड नाउ। मैं आपको इसकी बाद में जानकारी भी दे दूंगा किस प्रकार से। शांडिल जी, मेरा एक प्रश्न है, आपने देखा होगा कि बीजेपी के कार्यकाल में एक यहाँ पर हिमाचल में आम जनता के लिए एक हिम केयर योजना बनाई गई थी, वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं बंद कर दी या लोगों को उसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा? बहुत से ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और कुछ सरकारी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहां पर उन लोगों की देनदारी एक बहुत बड़ा सवाल है, लगभग 700 करोड़ से ऊपर की देनदारी है। तो क्या आपको लगता है कि इसको आप लोग अपने कार्यकाल में दे पाएंगे या और मरीजों को, क्योंकि विपक्ष बिल्कुल सीधा स्पष्ट होकर बोलता है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो सुक्खू सरकार में चरमरा गई हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से आप इनको स्ट्रीमलाइन करेंगे, किस तरह से आम जनता को इसका फायदा मिल पाएगा? ये भी एक अहम प्रश्न जो आपने पूछा है। देखिए 700 करोड़ की तो नहीं है, मैंने इसकी पूरी पड़ताल की है कि आज एज ऑन टुडे हमारे पास 437 करोड़ की देनदारियां हैं, जिसमें 237 करोड़ हमारे सरकारी अस्पतालों की और 99 करोड़ समथिंग इज फ्रॉम द निजी हॉस्पिटल की है। रियली स्पीकिंग ये देनदारियां ऐसे भी हुई कि पहले जो हमारा टोटली अलाउड था, परमिटेड था कि आप निजी हॉस्पिटल में भी अपना उपचार करा सकते हैं, वो जो प्रयोग था वो ठीक नहीं बैठा। somehow we had to, after about 2 years or so, we had to stop it. Why? Because उसमें बहुत ऐसे चीज़ें होती थी जो जितने की पर्ची नहीं भी है उतने की बनने कई गुना ज़्यादा। मान लो आपने 400 की दवाई ली, अगर वो 4 लाख की आपको देनदारी करनी तो देनदारी बढ़ती भी गई, नो डाउट। आई ओनली से दैट धीरे 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 हम लोगों ने, हमारे को इसमें केंद्र का भी साथ है बहुत सी दूसरी योजनाओं में। हिम केयर तो हमारी अपनी योजना है, पर जो हिम केयर का जो मैंने आप आंकड़े दिए वो धीरे धीरे हम ठीक कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के क्लेम्स रोके नहीं जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि हिम केयर भी, बिकॉज स्वास्थ्य का 2 विभाजन करना पड़ा, एक मेडिकल एजुकेशन, एक स्वास्थ्य, उसमें भी होते होते कई प्रकार की थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन, बट अदरवाइज वी आर पुटिंग इट ऑन द राइट लाइन। और आप शीघ्र देखेंगे कि हमारी देनदारियां भी काफ़ी कम हो जाएंगी और बल्कि अगले कुछ ही महीनों में आपको शायद कोई देनदारियां ना मिले, ऐसा। अच्छा शांडिल जी, कहीं ना कहीं ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, उन कमियों को कैसे दूर करने का आप सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए 3.5 साल का समय तो हो चुका है, लगभग 1.5 साल का समय रह चुका है और उसके बाद भी आपने दोबारा आप जो है चुनाव में जाना है, तो क्या आप
इन कमियों को दूर करके आपको लगता है कि कर पाएंगे अपने इस कार्यकाल में, ताकि थोड़ा सा लोगों को सुकून मिल सके, थोड़ा सा राहत जो है वो लोगों को मिल सके? आपने देखा होगा आप लोगों ने पर्चियां भी जो है वो पेड कर दी। पहले पर्चियां पेड नहीं होती थी, फ्री होती थी। अब लोगों को 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए अलग अलग उनके रोगी कल्याण समिति के रेट हैं। तो क्या ऐसा है कि कुछ राहत जो है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें हैं, आपके गृह क्षेत्र में भी लंबी लंबी कतारें हमने देखने को देखी हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए नई भर्तियां बहुत जरूरी हैं, तो वो किस तरह से आप देख रहे हैं? ये बहुत ही मैं समझता हूँ इस पूरी जो प्रश्नावली में ये सबसे अहम मुद्दा आपने पूछा है, और मेरा भी पहले दिन से ही जब से टेक ओवर किया है ऑन ए मिशन मोड वी हैव गॉन, जैसे मैंने कहा, क्योंकि जब तक बेशक हम लोगों ने बहुत अच्छी, मैं आपको बता दूं कि वी हैव रियली गॉट वेरी गुड MRI, 5 जगह MRI हैं, नो डाउट। ये तो मैं आपको ऐसे एक जानकारी के रूप में देना चाहता हूँ। हमारे पास पेट स्कैन है, हमारे पास लाइनें ऑनलाइन हो चुकी है जो कि कैंसर पेशेंट के लिए, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इतनी सुविधाएं शायद ही कभी सच में जो मिली होंगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मैं सकता हूँ कि गतिशील नेतृत्व में ये जो काम हुआ है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के भी बता देता हूँ कुछ एक रिक्तियों के बारे में खासकर। जी देखिए, ये जो रिक्तियाँ अगर नहीं भरी जाएंगी तो फिर क्या होगा कि हमारी जितनी भी अच्छी अच्छी मशीनरी है, आधुनिक उपकरण है, या जो कि आधुनिक से हम लेस हुए हैं, वो बेकार हो सकता है। मैं आपको बताऊँ, जो मेरी रिसेंटली असिस्टेंट स्टाफ नर्सिस के 700 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र दे दिए जा चुके हैं, दे आर इन प्लेस। मेडिकल ऑफिसर्स के 300 से ज़्यादा हमारे कमीशन, जो हमारा मास्टर पे सर्विस कमीशन, इसके माध्यम से भरे जा चुके हैं, और सरकार ने 300 और पद भरने की भी कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। ये आजकल काम जारी है, इस सारी स्वीकृति हुई है। 200 स्टाफ नर्सिंग के पदों को भरने की प्रक्रिया भी आजकल चल रही है। इसके अतिरिक्त रेडियोग्राफर्स, फार्मासिस्ट, OTA और जो हमारी जितने भी पैरामेडिक्स स्टाफ की होती है, इनकी चयन प्रक्रिया भी कमीशन के द्वारा अप्रूव हो चुकी है, और इनको हम एक प्रकार से एडवर्टाइज भी कर चुके हैं, और शीघ्र ये भी भर्तियां भरी। तो जो आपने बात की वो ठीक कहा कि स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी मशीनरी को ऑपरेट करने वाले नहीं होंगे, ट्रेन स्टाफ नहीं होगा, तो सचमुच में वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अच्छा शांडिल जी, जब आप पिछली बार के चुनाव में आए थे तो आपने एक बहुत बढ़िया सा नारा एक दिया था कि हम हिमाचल को मेडिकल टूरिज्म की तरफ ले जाएंगे, जो कहीं ना कहीं अभी तक 3.5 साल में हमें होता हुआ नहीं दिखा। उसको कैसे क्रियान्वित करेंगे आप? ये सचमुच में जहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है, मेरा भी उनके साथ इस सपने में बहुत ज़्यादा भाग है, इन द सेंस कि देखिए, हमारा हिमाचल एक बहुत ही सुंदर जगह है। नैसर्गिक सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के नदी नाले, यहाँ के बर्फ लदे पहाड़, हमारी सॉर्ट ऑफ जो चैलेंज करने वाली चोटियाँ, जो सब चीज़ें आकर्षित करती हैं यहाँ पे। जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं, वो अगर अपने इलाज की सुविधा यहाँ देखेंगे, व्हेन दे आर टूरिस्ट है, तो मेडिकल टूरिज्म जैसे हम बोलते हैं, ये तब टेक ऑफ होगा, और जब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। इस तो बहुत बड़ा ध्यान हमारा है, और सचमुच जब हमने कांगड़ा को एक प्रकार से टूरिज्म कैपिटल घोषित किया था, तो उसके पीछे भी यही बातें थी। सामने आप देखते हैं कि बहुत अच्छे सुंदर पहाड़ हैं, हमारे माँ के सब जितने भी यहाँ पे मतलब बड़े बड़े अच्छे मंदिर हैं, चाहे ब्रजेश्वरी माता हो, चाहे ज्वाला जी हो, चाहे दूसरी सब जगह देखने के स्थान भी हैं। सो ये मेडिकल टूरिज्म, कल्चर, रिलीजियस टूरिज्म का एक प्रकार से एक जॉइंट सा एफर्ट चल रही है, एंड यू विल सी, आई थिंक बाय द टाइम वी कंप्लीट आवर टेन्योर, ये श्रेय चढ़ जाएगी हमारी पूरी की पूरी, जो बहुत अच्छा रोड मैप है ये। और आप देखेंगे, आई विल माई सेल्फ लाइक टू अनाउंस, आस्क माई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू अनाउंस दिस, दैट वी आर नाउ रेडी टू गिव दिस मेडिकल टूरिज्म अलॉन्ग विद दिस, जो नेचर की ब्यूटी हमें दी है, इसका पूरा फ़ायदा हमारा उठाने का इरादा है। बहुत बहुत धन्यवाद शांडिल जी, आप हमारे बीच में आए। कुछ सवालों के जवाब ऐसे थे जो जरूरी थे, जो हमने आपके आज यहाँ शिमला मंच के थ्रू हमने आपसे जानने की कोशिश की। अगर हम आपसे बात करें, अंतिम सवाल मैं लेना चाहूँगा कि अगर हम ये बात कहें कि आप आज की युवा को और बुजुर्गों को
कोई संदेश ऐसा देना चाहें जिससे आपको ये लगता है कि आज की जनरेशन में ये चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक जीवन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा मैसेज होगा जो आम जनता को जाएगा? देखिए, हम लोग तो सच में सौभाग्यशाली हैं जो इस प्रदेश में जिन्होंने जन्म लिया है। ये पुराणों में और हमारे पुराने ग्रंथों में बड़ा साफ लिखा है कि अगर कोई हिमाचल के दर्शन भी कर लेता है तो भी वो भाग्यशाली माना जाता है। और हम तो यहाँ जमे हैं, रहें, तो ये जो आपने बात कही, फिर भी कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी क्या वो बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए सक्षम है, या क्या उस तरफ प्रेरित की जा रही है। क्या उनके संस्कार जो हमारे पास यहाँ इस भूमि से, इस देवभूमि से निकलते हैं, हमारे पुरानी हमारी जो रीतियाँ हैं, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान है, क्या उनको हम सुरक्षित रखते हुए, उन संस्कारों को जीवित रखते हुए अपने युवाओं को एक सशक्त सॉर्ट ऑफ युवा बनाएं, ताकि वो कल के राष्ट्र निर्माण में भी अपना पूरा योगदान दें। और जहाँ तक जो आपने बुजुर्गों की बात कही, हाँ, कभी बुजुर्गों को अनदेखा ना करें। वेदों में कहा है पिता परमेश्वर, माता विधाता। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को वो संस्कार मिले, हमारे परिवारों से इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार के ये तो हमारी रीति रिवाजों को ना छोड़ें, यहाँ की हमारी पुरानी जो चीज़ें उन सबको करें। येस, वी शुड बी moving on a modernity, we should go and become a modern citizen, we should get high education, लेकिन अपने संस्कार को ना भूलें, बड़ों का सम्मान करें और इस देवभूमि में पैदा होने का पूरा, मैं समझता हूँ, सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप हमारे बीच में आए, थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं ये समझ सकता हूँ कि जहाँ इंडिया टीवी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसका विशेषकर आपका, कि जब भी मैंने आप लोगों से बात की, आई फाउंड कि आप लोग बहुत ही एक तथ्यपूर्ण और सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव संवाद करते हैं जो सबके लिए श्रेयस्कर है, समाज के लिए श्रेयस्कर है। और जैसे मैं आपने मेरे से स्वास्थ्य के बारे में पूछी, हमारा मन भी स्वस्थ हो, हमारी शरीर भी स्वस्थ हो, हमारा पूरा वातावरण भी स्वस्थ हो, इसी से सब मैं समझता हूँ राष्ट्र निर्माण की ओर हमारे युवा बढ़े। इन्हीं से साहब का बहुत बहुत धन्यवाद के चैनल का, थैंक यू सो मच। धन्यवाद स्वास्थ्य मंत्री जी। अब मैं आग्रह करूंगा प्लीज आप मंच पर रुकें, और अनुराग जी आप प्लीज रहें मंच पर। विपिन ठाकुर जी प्लीज मंच पर आए, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया न्यूज पंजाब, हिमाचल और हरियाणा के, और स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत करें, सम्मान करें हिमाचली सांस्कृतिक अंदाज में। और स्वास्थ्य मंत्री जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल के काम, हिमाचल के विकास को लेकर बातचीत की है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से सरकार काम कर रही है, अब तक क्या क्या स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को लेकर काम हुआ है, और इसके साथ ही किस तरह आगे का रोड मैप रहने वाला है। तो देखिए, स्वास्थ्य एक ऐसा महकमा जो बहुत जरूरी आम जनता की सेवा के लिए है, उनकी मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए है। स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जो स्कीम्स हैं वो सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि आम जनता को राहत मिल पाए, जब मुसीबत में लोग हों तो उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल पाए, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को हम बेहतर कर पाएं, इसको लेकर सरकारों की कोशिश रहती है। और आज इस मंच के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग विभागों में किस तरीके से काम हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, पहाड़ और विकास को बैलेंस करते हुए कैसे जनता के लिए सरकार काम कर रही है। और इस सेशन में स्वास्थ्य को लेकर बातचीत हुई, और हर एक सेशन इसलिए भी खास रहा क्योंकि अलग अलग विषयों को लेकर हमने बातचीत की, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर हमने बातचीत की है। और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी आज इस मंच का हिस्सा बने, साथ ही नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भी आपने सुना। दोनों ने अपने अपने दलों को लेकर, अपने अपने कार्यकालों को लेकर बात रखी, और हमने कोशिश की है सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष के नेताओं को हम समझें, दोनों पक्ष के नेताओं से हम बातचीत कर पाएं, ताकि
जो जनता के मुद्दे हैं उन पर असल और सकारात्मक बातचीत हो पाए। तो जोरदार तालियां स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए। धनीराम शांडिल जी ने स्वास्थ्य को लेकर जो काम हिमाचल की सरकार कर रही है उस पर अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखी है। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, लेकिन इंडिया न्यूज के मंच शिमला का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम इस मंच के माध्यम से हिमाचल की आवाज बन रहे हैं और शिमला में इंडिया न्यूज के मंच का मतलब यह है कि हम जनता की आवाज यहां पर उठाने आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।